भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहसिन रजा हमारे साथ हैं। मोहसिन भाई, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ जो संशोधन अधिनियम था उसमें कई चीज़ों पे संशोधन पे थोड़ा सा बदलाव किया है, कुछ चीज़ों पे रोक लगाई है। किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी सरकार जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लाई, वो जनहित की मांग थी और जनता के हितों की मांग को वो हमेशा हमारी सरकार, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे धारा 370 कश्मीर से हटाने की बात हो, तो इस पर निर्णय लिए हैं सरकार ने और इसीलिए संशोधन करना इसमें ज़रूरी था। क्योंकि 2013 का अमेंडमेंट जो कांग्रेस ने बनाया था उसमें बोर्ड को अपार शक्तियाँ दी गई, जिसके चलते सबने बड़ी लूट करी वक्फ की संपत्तियों में। और उसके तहत हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनके लिए ये वक्फ संपत्तियाँ की गई थी, उनको तो कुछ नहीं मिला। कुछ चंद नेताओं ने उसको हड़प लिया और या चंद कुछ धर्मगुरु थे जो इन पार्टियों के साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियों के साथ, उन्होंने उस वक्फ संपत्ति का दुरुपयोग किया था उस अमेंडमेंट के तहत जो 2013 में कांग्रेस लाई। लेकिन जहाँ तक बात की जाए इस निर्णय की, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है आज, उस निर्णय की अगर हम बात करें तो वो निर्णय सरकार के लिए बहुत ही सराहनीय निर्णय है। क्योंकि ये सारे के सारे याचिकाकर्ता सब विपक्ष के ही लोग थे ज़्यादातर, चाहे उसमें असदुद्दीन ओवैसी हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो। ये सब चाहते थे कि ये कानून ही ना लागू किया जाए, इस कानून को सिरे से खारिज कर दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि उस कानून को साफ तौर पर कहा कि ये कानून जनहित का है और ये कानून बेहतर है, इसको बहुत अच्छा मानते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कानून पर कोई रोक नहीं लगाई। उन्होंने 3 चीज़ों पर कहा है, जैसे कि आपने कहा था कि एक से जैसे 2, हमने कहा था बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य होना चाहिए, तो 3 से अधिक ना हो, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। वक्फ बाय यूज़र, ये कह रहे थे कि नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। मेन तो विपक्ष का ये था कि हम चाहते हैं कि ये कानून लागू ना हो, इस पर स्टे कर दे माननीय सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून को संविधान और न्यायपूर्ण मानते हुए, इसको सही ठहराते हुए कानून को कहा कि ये सही है। और 3 चीज़ों पर जिस पर उन्होंने रोक लगाई है उसका अध्ययन करेंगे हमारे वकील। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि विपक्ष के जो हमारे साथी थे और जो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे या निजी स्वार्थों के लिए वक्फ बोर्ड को लूटने का काम करते थे, अब वो लूट नहीं कर पाएंगे। अब पारदर्शी तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से वक्फ बोर्ड चलेगा और वक्फ बोर्ड में जिस तरह की कारगुजारियाँ होंगी वो सरकार और सरकार के द्वारा बनाए गए नियम और जो अभी 2025 अमेंडमेंट आया है उसका जो कानून है वो लागू होगा। तो ये 3 चीज़ों को अगर आप मान लें कि इन 3 चीज़ों पर आगे विचार विमर्श होगा, आगे कैसे इस पर कार्रवाइयाँ होंगी, माननीय न्यायालय ने क्या कहा है, वो पूरा ऑर्डर देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत अच्छी बात यह है, आदरणीय मोदी सरकार की सबसे अच्छी बात यह कि जो जो कानून हम लेकर आए उसकी सराहना सर्वोच्च न्यायालय ने की है और उसको सही मानते हुए उस कानून पर रोक नहीं लगाई। जब ये विधेयक आया था तो गैर मुस्लिम सदस्य को लेकर सबसे ज़्यादा आपत्ति जताई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसमें रोक नहीं लगाई है। इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि विपक्ष सबसे ज़्यादा उसी पे ही। 2 बातें, एक तो वक्फ बाय यूज़र और कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड में जो है हिंदू सदस्य कैसे आ सकते हैं, ये इनका मानना था। जो हमारे सो कॉल्ड तमाम मुस्लिम धर्मगुरु और ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या असदुद्दीन ओवैसी साहब वगैरह हैं, ये सब इस तरह का हंगामा कर रहे थे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड जो है वो एक संवैधानिक संस्था है, वो भारत के कानून से चलती है। हम शरिया में दखल नहीं दे रहे हैं। वसीयत जो होती है, जो जिसके तहत वाकिफ उसको वक्फ करता है, उसमें तो माननीय गृह मंत्री जी ने भी सदन में कहा था कि हम उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। हम मुतवल्ली वाले मामले में कि जो उसकी गाइडलाइन होगी, जो नियमावली में होगा वक्फ की, वो उसके तहत होगा, उसमें हम कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। बोर्ड की जहाँ तक बात है तो बोर्ड में 2 सदस्य हम लाएंगे, तब 2 की बात थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 3 से अधिक नहीं ला सकते, तो हमारे पास 1 की गुंजाइश और आ गई ना। तो इसका मतलब है कि जो फैसला और जो कानून हम लेके गए हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको अध्ययन भी किया होगा, तभी तो ये निर्णय दिया। बड़ा लंबा प्रोसेस चला, कई महीने इसकी सुनवाई हुई है और चर्चा हुई, सदन में हुई, सड़क पे हुई, आप जेपीसी ने चर्चा की, खूब चर्चा हुई है। कोई ऐसा नहीं कि एक दिन में लाए हैं, क्योंकि 80-90 लाख लोगों ने सुझाव दिए। फिर उसके बाद फिर सरकार ने सीधे निर्णय न लेके जेपीसी बनाई।
जेपीसी में भी चर्चा हुई, हर राज्य में हुई, 38 बैठकें हुई अलग अलग राज्यों में। तो ये सारी चीज़ें क्यों की थी कि ताकि आप ये ना कहें कि साहब हमने ज़बरदस्ती कर दिया। ये जनता की मांग पर किया है कि लोगों को न्याय भी मिले और हमारे मुस्लिम समाज का कल्याण हो, जिनके लिए वाकई में ये वक्फ किया गया था और इस वक्फ का जो पर्पस है वो सॉल्व होना चाहिए। और जिन्होंने गलत तरीके से वक्फ की संपत्तियां अर्जित की थी, वो लड़ाई लड़ने गए थे, उनकी याचिकाओं को जो है हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उनका ज़रूर दिल टूट गया होगा इस आदेश को देखने के बाद कि ये ऐसा निर्णय आया है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है हम उसका स्वागत करते हैं। और जो 3 चीज़ों पर बात आपने उठाई, जो सीधी तौर पर जिसमें ज़िला अधिकारी की बात थी, सीधी तौर पर जैसे ये कहा था कि 5 साल की मुस्लिम प्रैक्टिस होना चाहिए अगर कोई मुस्लिम इस्लाम धर्म को कबूल करता है और आते ही वफ़ करता है, तो इस पर अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद फिर से बात रखी जाएगी। लेकिन और चीज़ें जो लाए हम देश हित और जनहित के लिए, उसको तो कम से कम मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सही ठहरा दिया और कहा कि यह संविधान और न्यायपूर्ण है, लिहाजा इसको तो लागू रहना है, हम इसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कह रहे हैं कि तमाचा है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये किस पर तमाचा है। और वो लोग कह रहे हैं कि जो लगातार इससे गुजर रहे हैं। कौन गुजर रहा है ये भी मैंने कहा ना, ये वही लोग हैं जिनको जनता के द्वारा ठीक ठाक तमाचे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इन पर अब विश्वास नहीं रह गया है, ना कांग्रेस पर, ना आम आदमी पार्टी पे, ना अन्य दलों पर। अब सिर्फ अगर किसी को विश्वास है वो आदरणीय मोदी सरकार पे है और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार पे है। मुहसिन भाई, एक मामला 2-3 दिन से चल रहा है, जब से ये मैच का मामला है, इंडिया पाकिस्तान का मैच तो हो गया, लेकिन बहुत विरोध हुआ, खासकर जो हमले के बाद से ये मैच हुआ है, इसका विरोध हुआ, मैच हो गया। आपको क्या लगता है कि ये जो निर्णय था बीसीसीआई का है, आईसीसी का, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि बीसीसीआई भारत आईसीसी एसीसी का मेंबर है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का मेंबर है। और एशियन क्रिकेट काउंसिल अगर कोई प्रतियोगिता कराती है तो उसमें जितनी भी एशिया की क्रिकेट टीमें वहाँ पे जिनको उन्होंने अपने साथ में अप्रूव किया हुआ है और उसका कोई टूर्नामेंट या प्रतियोगिता है, तो उस प्रतियोगिता में भारत भी है, पाकिस्तान भी है और भी एशिया की टीमें हैं। तो उसका मैच था ये। हम पाकिस्तान के साथ मेरे रिश्ते कोई बहुत वैसे नहीं, हमारे उनके रिश्ते बिल्कुल वही दुश्मन वाले रिश्ते हैं, क्योंकि हमारे जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा कि हमने उनके घर में घुस के आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का काम किया है, क्योंकि वहाँ पर आतंकी नर्सरी चलती हैं और जब तक कि ये उसको नहीं सुधारेंगे तो हम इनके साथ किसी तरह के रिश्ते नहीं रखेंगे। और उसी को दिखाते हुए हमारे खिलाड़ियों ने भी जो वहाँ पे किया उसका परिचय दिया कि ठीक है, मैच तो हम खेल रहे हैं और इस जीत को हमने उन्हीं लोगों को समर्पित किया, उन्हीं लोगों को श्रद्धांजलि स्वरूप दे दिया जो पुलवामा में और पहलगाम में जिनके साथ में इस तरह की आतंकी घटना से उन्होंने पीड़ा उठाई और जो शहीद हुए उनको हमारे कप्तान ने दिया। तो ये तो हमने किया है। हमारे कोई रिश्ते 1-to-1 सीरीज खेलना या उनके साथ कोई बिजनेस ताल्लुकात या कोई डायलॉग, कोई भी बात नहीं। अभी हाथ मिलाने के लायक आपको नहीं समझा है हमारे खिलाड़ियों ने। पहले ये सब चीज़ें दुरुस्त करिए अगर आप वाकई में चाहते हैं, क्योंकि आपसे खाली भारत नहीं पूरी दुनिया परेशान है और हम पूरी दुनिया के साथ खड़े हैं और पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है आतंकवाद के मुद्दे पर। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पार्टनरशिप है पाकिस्तान के साथ। अब देखिए क्या है, हम फिर वही कहेंगे कि अब एक वो पार्टी के नेता भी हैं, लेकिन मेरी नज़र में वो बहुत अभी छोटे हैं और उन्हें इस तरह की बात को बोलने से पहले अपने पिताजी से बात करना चाहिए। उनके पिताजी बहुत बड़े नेता रहे हैं देश के और मैं मानता हूँ कि उन्होंने काफ़ी राजनीति को समझा है। तो ये बात बोलने से पहले उन्हें सोच लेना चाहिए। ये क्रिकेट का मैच नहीं है, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है और इसके रिश्ते किनके साथ थे उनके पिताजी उन्हें बताएंगे। जिस पार्टी के साथ वो हुआ करते थे और केंद्र में सरकार चलाते थे, उन्हीं लोगों से रिश्ते उनके रहे हैं। हमारे रिश्ते कभी नहीं है। हमारे लिए वो एक एनिमी मुल्क है, एक दुश्मन मुल्क है और वो उस समय तक दुश्मन मुल्क है जब तक वो इस तरह की घटनाएं अंजाम देते रहेंगे, तब तक हमारी सेना भी कार्रवाई करती रहेगी और हमारी सरकार भी ऐसे ही जवाब देती रहेगी। एक आखिरी सवाल, आज अखिलेश यादव से भी यही सवाल किया गया मैच को लेकर, तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गैम्बलिंग को तो रोक लगा रही है सरकार, लेकिन ये जो खेल के मैदान पर गैम्बलिंग हो रही है इसको नहीं रोक पाई।
मुझे लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है विपक्ष के पास में, सही बता रहे हैं आपको। उधर देखिए आप, अगर आप बिहार के चुनाव में जाएं तो वहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में और उनकी माता जी के बारे में किस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। इनके पास भी अब कुछ बचा नहीं है, 10 साल से सत्ता से बाहर हैं, और जो दंड उत्तर प्रदेश की जनता ने उनकी सरकार के दौरान झेला था, तो उन्हें भी साफ पता है कि वापसी नहीं होनी है उत्तर प्रदेश में। तो अब आखिर कुछ तो बोलना है ना, यहाँ नहीं बोलना है तो विदेश की बातों पर बोलना है, विदेश में जाकर बोलना है। जिस तरह से राहुल गांधी जी बोलते हैं, तो उनकी दोस्ती भी रही है थोड़ी सी उनके साथ में, तो हो सकता है उनके विचार उनमें ट्रांसफ़र हो रहे हों, क्योंकि जब जब राहुल गांधी जी बाहर जाते हैं तो वो देश के बारे में वहाँ क्या क्या बोल के चले आते हैं, और उनके मंच से प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की माता जी जो आज इनका स्वर्गवास हो चुका है, उनके बारे में किस तरह की टिप्पणी की जाती है। तो मुझे लगता है कि कोई चीज़ रह नहीं गई, क्योंकि राजनीति में तो वो समझ चुके हैं कि जनता ने हमें अब नकार दिया है, लिहाजा अब यही सब बातें बची हैं कि गैम्बलिंग है, ये है, वो है। तो गैम्बलिंग तो आप लोग करते थे, हम लोग तो गैम्बलिंग जानते नहीं, हम तो सबका साथ सबका विकास जानते हैं। शुक्रिया। तो आपने सुना मोहसिन रजा को, जिनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका स्वागत किया है। वहीं इंडिया पाकिस्तान के मैच पर उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान के खिलाड़ी, उनसे हाथ भी नहीं मिलाया भारत के खिलाड़ियों ने, इस जीत को जो घटना हुई थी उनके नाम पर समर्पित किया है। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।